दरअसल अनंतनाग जिले के गारडोल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार शाम को ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। मंगलवार को रात होने पर इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, जिसको बुधवार सुबह फिर शुरू किया गया और ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है और उनको घेर लिया गया है। बुधवार सुबह जब दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो आतंकवादियों ने घने जंगल में घात लगाकर हमला कर दिया। जहां पर ये घटना घटी है ऊपर जंगल में गडोल में, वहां पर एक नोमैड्स हट थी, गुज्जर हट, उसके भीतर मिलिटेंट जो है छुपे हुए थे। जब सेना के जो सर्चिंग पार्टी की टुकड़ी जिसका लीड खुद सीओ कर रहे थे वहां पर पहुंचे और अचानक से उस हट से बाहर निकल के उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लेकिन वो घने जंगलों का आड़ लेकर वो मिलिटेंट जो है वहां से फरार हुए और दूसरी जगह छुप गए। आतंकियों के हमले में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह मोहाली, मेजर आशीष पानीपत और डीएसपी हुमायूं भट्ट कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। लश्कर ए तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस जगह आतंकी छिपे हुए थे उसे बाद में सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। वहां से एक AK-47, एक विस्फोटक और कपड़े बरामद हुए हैं। उस हाइड आउट को हालांकि नष्ट कर दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा और वहां पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है, कुछ कमलें बरामद हुई है, कुछ यूटेंसिल्स बरामद हुए हैं वहां पर। उनसे लगता है कि मिलिटेंट जो है वो वहां पर रह रहे थे और वही टिप मिला था सुरक्षा बलों को जिसको लेकर वो वहां पर उनके खिलाफ ऑपरेशन करने गए थे। आशंका है कि आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने सर्च पार्टी पर घात लगाकर हमला कर दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने कल ही आतंकवादियों के सफाई का इंतजाम कर दिया था। उन्होंने आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी थी, लेकिन अंधेरा होने के वजह से बुधवार को यह ऑपरेशन सेना को रोकना पड़ा था। आज जब ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ तो घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश और घायल जवानों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई। मैं आपको वो एरिया दिखाना चाहता हूँ। ये गडोल के वो जंगल है जहाँ पर ये एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए कैसे यहाँ पर फायरिंग हो रही है और ये देखिए ये फायरिंग की आवाज़ यहाँ पर लगातार चल रही है और यहाँ पर जो है पिछले दिन से ही यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया है और अब कुछ समय बाद से यहाँ पर जो है ऑपरेशन तेज़ी पकड़ता दिख रहा है। आप देखिए कैसे लगातार फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल टारगेट पे फायर कर रहे हैं। इससे पहले ग्रेनेड दागे गए, ब्लास्ट की आवाज़ हमने यहाँ पर सुनी और इस पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिया गया है। पुलिस ने जिन 2 आतंकवादियों की घेराबंदी की उनमें उजैर खान भी शामिल था, जिसने बुधवार को सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। लश्कर से जुड़ा उजैर लोकल आतंकवादी है और सितंबर 2022 से एक्टिव है। अनंतनाग एनकाउंटर में सेना के 2 अधिकारियों और जम्मू कश्मीर के एक डीएसपी की शहादत के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा दिखा। खासकर जम्मू के लोग काफी आक्रोशित नजर आए। इसलिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के उन नेताओं के खिलाफ भी नाराजगी जताई जो पाकिस्तान से बातचीत की तरफदारी कर रहे हैं। INDI वालों, तुम हिंदुस्तान नाम रख सकते हो और तुम कहते हो पाकिस्तान से बात करेंगे। मेरा कर्नल गया, मेरा मेजर गया, मेरा DYSP गया और तुम हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहे हो। जम्मू में ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। वहीं जम्मू के स्कूली बच्चों ने आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की फोटो हाथ में लेकर उन्हें नमन किया। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में 3 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए और तभी से पूरा देश आज नमन कर रहा है उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए जो है वो अपनी जान अर्पित कर दी। उसके बाद से लेकर आप देख सकते हैं ये स्कूली बच्चे जो हैं वो भी कैंडल जलाकर हाथों में उन जवानों के पोस्टर पकड़कर उन सबके लिए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के 3 अधिकारियों की शहादत के बीच कुछ नेताओं के बेतुके बयान भी सामने आए। इनमें विपक्ष के कुछ नेता तो पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते हुए दिखे। वो भी उस वक्त जब सुरक्षा बल अनंतनाग में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से मोर्चा ले रहे थे। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी।
जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके, लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने भी बातचीत की तरफदारी की और कश्मीर में अमन चैन की जिम्मेदारी भारत पर ही डाल दी। इनिशिएटिव लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तानियों को हमारे साथ अमन से रहना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, सारी घुटन दूर हो जाएगी समाज में। जब तक वो नहीं होता मासूम लोग मरते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर में हालात सामान्य होने के दावों को भी प्रोपेगेंडा करार दिया। यानी जिस वक्त इस कायराना हरकत के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने की बात होनी चाहिए, उस वक्त कश्मीर के नेता पाकिस्तान से रिश्ते सामान्य करने पर जोर देते हुए दिखाई दिए। हालांकि कश्मीरी नेताओं के उलट बीजेपी ने सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और आतंकवाद पर करारी चोट की जाएगी। पहले भी पाकिस्तानियों को करारा जवाब मिला है और अब भी मिलेगा। जो आतंकी इसमें शामिल हैं, वो मौत के घाट उतारे जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया। अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब अनंतनाग में जवानों की शहादत हो रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में अपना स्वागत करवा रहे थे। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था। इस दौरान कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया जो विवादों को न्योता दे सकता है। दरअसल उन्होंने आतंकी हमलों के पीछे इशारों में साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनावी साल है, इसलिए सुरक्षा बलों को सचेत रहना होगा। सैनिकों के लिए बड़ा ही कड़ा वक्त है, डिफिकल्ट टाइम है। ये इलेक्शन का ईयर है। पुलवामा भी इलेक्शन के साल में हुआ था और कितनी घटनाएं ऐसे घटेंगी इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फौजों को और देश की सेनाओं को सतर्क रहना पड़ेगा। बीजेपी ने संसद के विशेष सत्र से पहले अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और विशेष सत्र के दौरान 18 से 22 सितंबर तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश दौरे पर सागर के बीना में 50,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग ने जौहर अली ट्रस्ट मामले में जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों पर छापे मारे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 17 दिनों से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। महाराष्ट्र के जालना में सीएम एकनाथ शिंदे ने जूस पिलाकर मनोज जरांगे का अनशन खत्म कराया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौचक अगले महीने अक्टूबर में अपने घर छुट्टी पर आने वाले थे। दोनों के परिवार अपने लाडलों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुधवार की शाम आई शहादत की खबर ने उनके परिवारों को कभी न भुला पाने वाला दर्द दे दिया। आतंकी बुरहान वानी को मौत के घाट उतारने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह के न्यू चंडीगढ़ स्थित घर और सेक्टर 26 पंचकुला स्थित ससुराल में मातम पसर गया। पत्नी जगमीत कौर का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि मां अपने बेटे के अनंत इंतजार में बेसुध हुई जा रही है। अब बेचारी मां के पास बची है तो मनप्रीत सिंह की पुरानी तस्वीरें और वो यादें जिनकी बदौलत उन्हें अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। मेरे दिल दा टुकड़ा गया ना क्या कहां, पहला टुकड़ा सी मां दे दिल दा, पहला टुकड़ा सी मां दे दिल दा।
मेरे दिल का टुकड़ा टूट के गया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे धर्मपत्नी, 2 साल की बेटी और 6 साल के बेटे समेत अपनी मां को छोड़ गए। परिवार के मुताबिक उनके बेटे का अगले महीने जन्मदिन था, तब वो छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही मनप्रीत की शहादत की खबर आ गई और परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्नल मनप्रीत सिंह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जिसने सेना ज्वाइन कर देश सेवा की। कर्नल मनप्रीत सिंह साल 2019 से 2021 तक सेना में सेकंड इन कमांड के तौर पर तैनात थे। बाद में उन्होंने कमांडिंग अफसर के रूप में काम किया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को 2 साल पहले सेना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 19 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे, जिसने 2021 में अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले आतंकवादियों से लोहा लिया था। तब मनप्रीत सिंह ने आतंकवादियों को मार गिराया था, जबकि इसी बटालियन ने 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी को मारा था। कर्नल मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। 2005 में उन्हें कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया था। पहाड़ टूट गया। बात तो अभी कल भी हुई है इनको। इवन बिफोर दिस ऑपरेशन ही टॉक्ड टू अस, माय डॉटर। तो क्या अभी उनकी कहा जा रहा है कि अभी उनका जो कार्यकाल खत्म होने वाला था, कुछ टर्न रहे 3-4 महीने बचे हुए थे, उसके बाद कहीं और पोस्टिंग होनी थी। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी के भाई वीरेंद्र गिल ने बताया कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन से पहले उनसे उनकी बात हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उनसे आखिरी बार बात हो रही है। कल सुबह 6:45 बजे वो ऑपरेशन में है। 33 सेकंड बात हुई और शाम को बात करेंगे, बस इतनी बात हुई। वहीं पानीपत के बिंझौल गांव के मेजर आशीष धौचक के पिता लालचंद पानीपत सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही टीडीआई में अपना प्लॉट लेकर मकान का निर्माण शुरू कराया था। मकान बनकर तैयार था और शहीद मेजर आशीष अपनी पसंद का फर्नीचर खरीदने वाले थे। वो अपने जन्मदिन पर 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश करने वाले थे। मेजर आशीष को छुट्टी पर आना था, लेकिन इससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बुजुर्ग पिता का सहारा छिन गया। लोग उन्हें ढांढस तो बंधा रहे हैं, लेकिन रह रहकर बेटे की याद आती है और शहीद मेजर आशीष के पिता की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। शहीद मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी 2.5 साल की एक बेटी है। शहीद मेजर आशीष का ससुराल जींद में है। वो मार्च में अपने साले की शादी में छुट्टी पर आए थे। इस दौरान अपने घर पर भी आए थे। मेरे पास करीब 1 महीने पहले फोन आया था। खुश था वो बहुत, कह रहा था कि देश के कुछ दुश्मन कम कर दिए हैं, सेना मेडल मिला है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो बहुत खुश था। शहीद मेजर आशीष धौचक ने अपने जीजा को बताया था कि वो दुश्मनों को निपटाकर जल्द घर लौटने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी रैंक के अधिकारी हुमायूं भट्ट के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। परिवार ने अपने लाल को सुपुर्द खाक तो कर दिया, लेकिन उसके जाने का गम कम नहीं हो रहा। इसकी बानगी उस वक्त भी दिखी जब शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का तिरंगे में लिपटा शव उनके घर पहुंचा। अपने बेटे को आखिरी बार देखकर मां का सीना छलनी हो गया और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बडगाम के हुमहाहा इलाके में मातम पसर गया, जबकि डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता का कंधा उस वक्त बार बार झुकता नजर आया जब वो अपने जवान बेटे की अर्थी को सहारा दे रहे थे। कभी वो एक हाथ से अपने आंसू पोंछते तो कभी दूसरे से बेटे की अर्थी को थामते, लेकिन जब उनकी हिम्मत जवाब दे गई, कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता बोझिल होने लगा, तो लोगों ने उन्हें सहारा दिया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर के पूर्व डीआईजी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेटे की शहादत उन्हें कचोट रही है। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी है। उनकी शादी बीते साल ही हुई थी, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकियों की वजह से ये हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। पिछले ही महीने केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आने का दावा किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी थी कि 2018 से 2022 के बीच जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए। साल 2018 में 228 आतंकी हमले हुए, जबकि साल 2019 में आतंकवाद से संबंधित 153 घटनाएं घटी। साल 2020 में भी आतंकी हमलों में कमी आई और ये 126 तक पहुंच गई। साल 2021 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की
129 घटनाएं हुई थी, जबकि साल 2022 में आतंकवाद से संबंधित 125 घटनाएं हुई। इस साल जून के अंत तक जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा की 26 घटनाएं घटी। 2018 से 2022 के बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 1002 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि इस अवधि में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्यों के अलावा एडीजी सुरक्षा, आईजी, पीएसी, सीआरपीएफ और विशेष सुरक्षा दल के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। पुणे में आज से आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक शुरू हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में संघ से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी अपने कामकाज की रिपोर्ट देंगे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हरिद्वार के कनखल में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जिसमें 7 अखाड़ों के साधु संत मौजूद रहे। बैठक में सनातन धर्म को अपमानित करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। तेलंगाना बीजेपी ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केसीआर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे की भूख हड़ताल की। डीएमके और कांग्रेस समेत कुछ दलों के नेताओं के सनातन विरोधी बोल पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। दरअसल पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बीना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सनातन पर जारी सियासी विवाद को लेकर विपक्षी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सनातन ने गांधी जी, स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक को प्रेरणा दी, उसे इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उन्होंने सनातन को निशाना बनाना शुरू किया है, कल वो हम पर हमले बढ़ा देंगे। हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की कि वो मिलकर सनातन विरोधी ताकतों को रोकें। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन विरोध को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष की तुलना विदेशी हमलावरों से की और कहा कि विपक्ष को भारत की विरासत को अपमानित करना अच्छा लगता है। इंदौर में एक कार्यक्रम में सनातन विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्हें सिर्फ विदेशी हमलावर अच्छे लगते हैं। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका बनना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडी गठबंधन का एजेंडा भारत से सनातन को खत्म करना है। तमिलनाडु के मंत्री ने कह ही दिया कि इंडिया का एजेंडा ही है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। बीजेपी प्रवक्ता नितेश राणे ने इंडी गठबंधन को हिंदू विरोधी बताया। जो अलायंस बना है वो हिंदू धर्म के खिलाफ बना है, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है। नितेश राणे ने कहा कि जर्मनी में जो हिटलर ने किया वही इंडी गठबंधन भारत में करने की कोशिश कर रहा है। सनातन धर्म पर अपने बेटे के बयान पर विवाद के बाद डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बहस से बचने की सलाह दी है। और एमके स्टालिन ने डीएमके के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरें। डीएमके अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सनातन विवाद पर बहस से बचने के साथ मोदी सरकार की नाकामियों को भी उजागर करने की सलाह दी। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी को ही सनातन और हिंदू विरोधी बता डाला। बीजेपी वाले खुद सनातन का अपमान कर रहे हैं। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने चेतावनी दी है कि सनातन धर्म का अपमान बंद न हुआ तो साधु संत पूरे देश में आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
हैदराबाद में 16 सितंबर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। 19 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आज पदभार संभाल लिया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और आतिशबाजी की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। यूपी के महाराजगंज में एनआईए ने पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर डॉक्टर फजले हक के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के दामाद के मोबाइल पर पाकिस्तान से मैसेज आया था, जिसके बाद एनआईए की टीम ने डॉक्टर के घर छापा मारा और घर के सदस्यों से पूछताछ की। केरल के कोषिकोड में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने निपाह वायरस को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें निपाह वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने पर चर्चा हुई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के बेहद करीब सेना का हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दिया और उससे सैनिक विधानसभा की छत पर उतरने लगे। बताया गया कि एनएसजी के कमांडोज हैं जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि विधानसभा पर किसी भी तरह के हमले की स्थिति में निपटा जा सके। लखनऊ में आज भी एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। तस्वीरों में दिखा कि सेना का हेलीकॉप्टर विधान भवन की छत के बेहद करीब पहुंचा और रस्सी के जरिए उसकी छत पर एक एक कर एनएसजी कमांडो उतरने लगे। हाथों में बंदूक लिए पूरे लाल लश्कर के साथ सधे हुए कदमों से एनएसजी कमांडो आगे बढ़े और अपनी अपनी पोजीशन ली। जहां भी आतंकवादी या फिर हिंसा पहुंचाने वाले लोग किसी तरीके के अगर आक्रमण करते हैं तो उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाती है, ये पूरी उसकी एक मॉक ड्रिल यहाँ पर दिखाई जा रही है। विधान भवन की छत से कमांडोज इमारत के अंदर दाखिल हुए और धीरे धीरे पूरे विधान भवन को सुरक्षा के घेरे में ले लिया। इस दौरान सड़क पर बॉम्ब डिटेक्शन रोबोट भी दिखाई दिया, जो आसपास के इलाके की निगरानी कर रहा था। यूपी पुलिस और एनएसजी कमांडोज की ज्वाइंट मॉक ड्रिल का ये दूसरा दिन था, जो गांडी 5 ऑपरेशन का हिस्सा है। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का बढ़ता खतरा एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। राज्य सरकार के मुताबिक कोझिकोड में निपाह वायरस की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 9 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। निपाह वायरस से पीड़ित लोगों के सैंपल आगे की जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। हालात से निपटने के लिए केरल सरकार ने 7 गाँव को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया है। निपाह वायरस की वजह से जान गंवाने वाले और बीमार लोग इन्हीं इलाकों के रहने वाले हैं। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को लगातार मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत भी दी जा रही है। कोझिकोड प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन्स में किसी के जाने और वहां से किसी के बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केरल सरकार ने कोझिकोड के पड़ोसी जिलों कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में भी अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। कोझिकोड में इससे पहले 2018 और 2021 में भी निपाह वायरस के संक्रमण से लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम केरल भेजी है। केरल में निपाह वायरस के मामलों की शुरुआती जांच के आधार पर बताया जा रहा है कि इस बार वहां निपाह वायरस बांग्लादेशी वेरिएंट मिला है। निपाह वायरस के बांग्लादेशी वेरिएंट को बेहद खतरनाक और जानलेवा माना जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वेरिएंट निपाह के दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले कम संक्रामक है। WHO के मुताबिक निपाह वायरस जानवरों के जरिए, खासतौर पर चमगादड़ और सूअर के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंचता है। साथ ही निपाह वायरस से संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से भी ये बीमारी फैलती है। इस वायरस के इलाज के लिए अब तक कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और यही वजह है कि निपाह वायरस अक्सर मरीजों के लिए जानलेवा बन जाता है। आंकड़ों के मुताबिक निपाह वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की मृत्यु दर 60% तक है। निपाह वायरस की चपेट में आने वाले मरीज को वायरल फीवर हो जाता है। साथ ही सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मरीज को गले में खराश और चक्कर आने की भी शिकायत होती है। निपाह वायरस का संक्रमण गंभीर होने पर मरीज के दिमाग में सूजन आ जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये लक्षण 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं तो मरीज को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि निपाह वायरस का संक्रमण काल काफी लंबा होता है और इसका असर तकरीबन 45 दिनों तक रहता है। मैक्सिको की संसद में मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वहां संसद में एलियंस की मौजूदगी पर चर्चा हुई। इस दौरान वहां एलियंस के 2 शव भी रखे गए।
जो 1000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। मेक्सिको की संसद में मंगलवार को सार्वजनिक चर्चा हुई कि एलियंस हैं भी या नहीं। इस दौरान संसद के अंदर 2 अलग-अलग डिब्बों में शव रखे थे जो इंसानों के नहीं थे। बताया गया कि ये एलियन ममी है जो पेरू की एक खान से 2017 में बरामद की गई। इनमें एक 700 और दूसरी 1800 साल पुरानी बताई जा रही है। शीशे के बॉक्स में रखे इन गैर मानव शवों का सिर लंबा था और हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां थीं। इनका डीएनए टेस्ट भी किया गया। Es la reina de todas las pruebas. O sea, si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca. इस सुनवाई के लिए अमेरिका, जापान और ब्राजील से भी लोग आए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सुनवाई का मकसद एलियंस की मौजूदगी को लेकर एरियल स्पेस प्रोटेक्शन लॉ पर फैसला लेना है, जो मेक्सिको को पृथ्वी पर एलियंस की मौजूदगी को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना देगा।